हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार त्रिपाठी, एडवोकेट, लखनऊ से। दोस्तों, संविधान की किताब कैसे प्राप्त करें और कैसे पढ़ें, मैं इस पर चर्चा करूंगा इस वीडियो में। संविधान पर मैंने 2 किताबें लिखी है, आप सब लोग लगभग जान ही चुके हैं। एक हिंदी माध्यम में, दूसरा इंग्लिश मीडियम में। ये दोनों ही किताबें एक दूसरे का अनुवाद हैं, ट्रांसलेशन है। अगर हिंदी माध्यम की किताब चाहिए 280 रुपीज़, 280 रुपये आपको पे करने हैं। इंग्लिश मीडियम की किताब के लिए 300 रुपीज़ पे करने हैं। दोनों के लिए 500 रुपीज़ पे करने हैं। दिए गए नंबर पर आप गूगल पे करिए और फिर व्हाट्सएप से अपना एड्रेस विद पिन कोड के साथ बाकायदा लिख करके भेज दीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि सर किताब आएगी, तो उनके लिए मैं बता दूं कि ये देखिए, ये एक ही दिन का ये पोस्टल है, तो किताबें जाती हैं यहाँ से। क्यों नहीं जाएंगी? अगर नहीं जाती किताबें तो हम यहाँ पर खड़े होकर चर्चा कर पाते क्या? और जब मैं खुद ही लेखक हूँ तो मैं क्यों नहीं किताबें भेजूँगा? तो इस नाते एकदम निश्चिंत रहिए। अब आप में से कुछ लोग ये कहते हैं कि सर कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी एक सिस्टम होता है जो लाइसेंस के तौर पर लेना पड़ता है और उसमें पोस्टल चार्ज ज़्यादा लग जाता है। तो मैंने वो सिस्टम नहीं लिया है, इसलिए मेरे पास वो नहीं है। आप मेरे पर विश्वास करिए, लोग कर ही रहे हैं। तमाम लोगों ने किताबें मंगाई हैं। अब अगली बात आती है कि किताब में, संविधान में कौन सी किताब लेनी चाहिए। देखिए, ये मेरे हाथ में जो संविधान की किताब है, इसको कहते हैं बेयर एक्ट। बेयर एक्ट का मतलब होता है, जैसे आप गाड़ी खरीद कर लाते हैं, बाइक खरीद कर लाते हैं, तो एक साधारण सी बाइक आपको मिलती है, फिर उसमें एसेसरीज आप लगाते हैं। कार खरीद कर लाते हैं, एसेसरीज बाद में लगाते हैं। तो बेयर एक्ट का मतलब है विदाउट एसेसरीज। एकदम प्लेन कानून है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। हम जैसे लोग जो कानून के विद्यार्थी हैं वो समझ पाते हैं। अगर ये किताब आप ले भी लेंगे और कह दिया जाएगा कि आर्टिकल 249 में पार्लियामेंट कानून बना सकती है, तो आप 249 पढ़कर भी नहीं समझ पाएंगे। सब कुछ पढ़ लेंगे लेकिन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आर्टिकल 249 पढ़ने के लिए आपको आर्टिकल 246 और शेड्यूल 7 पढ़ना पड़ेगा। फिर पार्लियामेंट और राज्यसभा पढ़नी पड़ेगी। तो कोई भी एक आर्टिकल, मैं तो ऐसे ही 249 बोल दिया, कोई भी एक अनुच्छेद पढ़ने के लिए आपको कई अनुच्छेदों को समझना पड़ना पड़ेगा। और ये इसमें नहीं लिखा है कि उसको समझने के लिए कितने अनुच्छेद कहाँ से पढ़ने हैं। इसीलिए लोग किसी लेखक के द्वारा लिखी गई किताब मंगवाते हैं। अब मेरी किताब में आसानी क्या है? हमारी किताब में हमने चार्ट बनाकर लिखा है। जैसे देखिए, ये है, किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाएगा तो उसे क्या क्या अधिकार होंगे। फिर भी जब मैं एक दिन में पढ़ रहा हूं आप सबकी निगाह से, यानी आम आदमी की निगाह से, तो मुझे लगा कि अभी ये किताब कठिन है। तो इसका एक साधारण उपाय है कि इस किताब के एक एक पन्ने मैं खुद यहां डिस्प्ले करके समझाऊंगा और उस पर चर्चा करूंगा। तो आप सब मेरे साथ, चूंकि किताब आपके पास है, पढ़ेंगे, अपने आप संविधान समझ में आएगा। एक बात और जानिए दोस्तों, संविधान कितना समझ में आ जाना चाहिए? तो आम व्यक्ति को, आम जनता को अगर 10% भी ये समझ में आ जाएगा तो भी देश में संविधान और लोकतंत्र ये दोनों मजबूत हो जाएगा। 10% समझ में आ जाएगा तो भी, क्योंकि हर आदमी कोई जज नहीं है जो उसे न्याय करना हो और हर एक मामले के लिए समझना हो। हर आदमी मेरी तरह शिक्षक नहीं है, मेरी तरह वकील नहीं है, हर आदमी को लेखक नहीं बनना है। तो भारत की आम जनता को कुछ मामूली बातें समझनी है, जिससे कि जब नेता संविधान की शपथ लेकर संविधान के खिलाफ कोई आचरण करें तो फौरन आप समझ जाएं। जैसे अनुच्छेद 38 और 39 भारत के संविधान का, आर्टिकल 38, 39। अब आर्टिकल 39 की बात मैं कर लूं, ये आर्टिकल 38, 39 ये दोनों इकोनॉमिकल जस्टिस की बात करते हैं, आर्थिक न्याय की बात करते हैं। आर्थिक न्याय में सबसे बड़ी बात क्या लिखी है कि धन का संकेंद्रण नहीं होना चाहिए, यानी एक ही व्यक्ति के पास या कुछ व्यक्तियों के पास बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा नहीं होना चाहिए। सरकार ऐसी पॉलिसी बनाए कि एक ही व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा न हो। अनुच्छेद 39 का
ख और ग ये बहुत महत्वपूर्ण माना गया है भारत के संविधान में। अब इसमें देखिए क्या लिखा है, ग को मैं पढ़ दे रहा हूं। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। That the operation of economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment। यानी किसी एक ही व्यक्ति के पास इतना धन न हो जाए कि उससे उसका वो दुरुपयोग करे और शेष लोग उसके गुलाम बन जाएं। तो अगर कोई सरकार कुछ लोगों के हाथ में ही सारी पूंजी सारी संपदा देश की जाने दे रही है तो वह चाहे संविधान की जितनी कस्में खा करके सत्ता में आई हो, वास्तव में वो संविधान विरोधी कार्य कर रही है। ये आपको साधारण सी बात समझ लेनी है। तो पूरे संविधान में से 10% है जिसको समझाने की जरूरत है, वो मैं समझाऊंगा। साथ में मैं अपनी इन किताबों का पेज यहां पर लगा करके एक एक चैप्टर समझाता जाऊंगा। मेरे साथ आप पढ़िएगा, किताब आपके हाथ में होगी, पेंसिल से कुछ लिख दीजिएगा, जरूरत के मुताबिक उस पर पेंसिल से लिख लीजिएगा, कलम से लिख लीजिएगा। जी हाँ, आप इस पर लिखिएगा, ऐसा कुछ नहीं, इस पर लिखने की जगह मैंने छोड़ी है। इतना किताबों पर लिखा जाता है क्योंकि ये केवल पूजा करने की किताब नहीं है, ये पढ़ने की किताब है। देखिए हम अपनी किताब पर कितना लिखे हुए हैं, ये देखिए हम लोग इतना लिखते हैं कि ये देखिए, इससे हमारी किताब और ज़्यादा मूल्यवान हो जाती है। ये हिंदू विवाह अधिनियम है। आप सबकी अगर अनुमति होगी, सबकी इच्छा होगी, ज़रूरत होगी तो मैं विवाह संबंधी कानून पढ़ाऊंगा। तलाक इतने क्यों हो रहे हैं, अगर तलाक संबंधी बातें आ रही हैं कैसे हों, प्रॉपर्टी का विभाजन कैसे हो, इससे जुड़े मुकदमों पर मैं चर्चा करूंगा क्योंकि मैं अधिवक्ता भी हूं। तो आप लोग अपनी मांग रखिए, हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले संविधान। पीछे हमारे 6 महापुरुषों की तस्वीरें हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, टी कृष्णामाचारी जी, सरदार पटेल जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इस चित्र में संविधान का प्रारूप बन जाने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रति सौंप रहे हैं। जिस समय उस वक्त पर ये 4 महापुरुष भी वहां मौजूद हैं। तो इस तस्वीर में कुल 6 महापुरुष हैं। इन सभी को सादर नमन करते हुए मैं आज की वीडियो समाप्त करता हूं। जय संविधान।